नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया सुनील सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास ऑफिस में लाश पार्ट 5। पूरे 3 बजे सुनील मैजेस्टिक सर्कल पहुंचा। दर्शन लाल फुटपाथ पर खड़ा था। सुनील ने उसी कार पर बिठा लिया और कार आगे बढ़ा दी। हम कहाँ जा रहे हैं? दर्शन लाल ने उत्सुक भाव से पूछा। रिट्स होटल, सुनील ने बताया। वहाँ क्या है? ज्योत्सना। हम ज्योत्सना से मिलने जा रहे हैं। हाँ, क्यों? मुझे मालूम हुआ है कि ज्योत्सना का असली नाम शांता माथुर है और बृजभूषण का असली नाम मुकुट नारायण है, और बृजभूषण उर्फ मुकुट नारायण ज्योत्सना उर्फ शांता माथुर का भाई नहीं, पहला पति है। मुझे यह भी मालूम हुआ है कि ज्योत्सना का अपने पहले पति से आज तक तलाक नहीं हुआ है। फिर तो राम कुमार से उसकी शादी को वैध नहीं माना जा सकता। दर्शन लाल हैरान स्वर में बोला। बिल्कुल, एक पति के होते हुए वह दूसरा पति कैसे कर सकती है? कमाल है। दीनानाथ ने जो अन्य कई बातें खोद निकाली थी, उनमें से एक बात यह भी थी। मुझे लगता है इस तथ्य को छुपाने के लिए ज्योत्सना ने दीनानाथ की हत्या की थी। यानी कि तुम्हारे ख्याल से परसों रात 9 बजे के करीब फर की कॉलर वाला चमड़े का काला कोट पहने जो लड़की मैंने देखी थी, वह ज्योत्सना थी? हाँ। दर्शन लाल कुछ क्षण खामोश रहा और फिर एकाएक संदिग्ध स्वर में बोला, लेकिन यह बात एकाएक तुम्हें मालूम कैसे हो गई? सुनील ने उसे बता दिया कि कैसे दीनानाथ के नेगेटिव दोबारा उसके हाथ लग गए थे। ओह, दर्शन लाल बोला, अब तुम ज्योत्सना के पास किस लिए जा रहे हो? उससे यह कबुलवाने के लिए कि उसने कत्ल किया है। यह काम तो पुलिस का है, लेकिन मैं करना चाहता हूँ ताकि सिर्फ ब्लास्ट के हाथ एक सेंसेशनल फर्स्ट हैंड मैटर लग सके। इस केस को अगर पुलिस सुलझाएगी तो खबर के हकदार सारे अखबार बन जाएंगे। मुझे साथ क्यों ले जा रहे हो? कहा ना, विटनेस के तौर पर तुम साथ होगे तो बाद में ज्योत्सना अपनी जुबान से निकली किसी बात से मुकर नहीं सकेगी। ओह, और दर्शन लाल, सुनील एकाएक क्यों बोला जैसे कोई भूली बात याद आ गई हो। मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया। कौन सी बात? दीनानाथ की लड़की अभी तक भी राजनगर नहीं पहुंची है। इंस्पेक्टर प्रभुदयाल ने तुम्हें कहलवाया था कि चाहो तो अब तुम दाह संस्कार के लिए दीनानाथ की लाश क्लेम कर सकते हो। ओह, ठीक है, मैं तुम्हारे काम से निपटकर सीधा वहीं जाऊंगा। तभी सुनील ने कार को रिट्स होटल के सामने ले जाकर रोका। दोनों 403 नंबर कमरे के सामने पहुंचे। सुनील ने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला। चौखट पर ज्योत्सना प्रकट हुई। उस वक्त भी वह कल रात वाली बेल बॉटम पैंट और स्कीवी पहने थी, लेकिन अब तक अपना खूब मशहूर हो चुका कोट वह उस वक्त नहीं पहने थी। उस वक्त उसकी आंखें बुझी बुझी सी लग रही थी और चेहरे पर परेशानी के भाव थे। दर्शन लाल को देखकर वह हैरान हुए बिना न रह सकी। दोनों भीतर दाखिल हुए। सुनील ने अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन जानबूझकर चिटकनी न चढ़ाई। वह कमरे में आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक कोने में एक मेज पर इवनिंग टाइम्स पड़ा था। वह अखबार केवल शाम को प्रकाशित होता था और 3 बजे से पहले बाजार में आ जाता था। उसने देखा उस अखबार के मुख्य पृष्ठ पर बृजभूषण की कत्ल की खबर छपी हुई थी, यानी कि ज्योत्सना अपने पहले पति की मौत के बारे में पढ़ चुकी थी। सुनील ने जेब में हाथ डालकर धीरे से अपने मिनिएचर टेप रिकॉर्डर का स्विच ऑन करके उसे चालू कर दिया और फिर बड़े सहानुभूतिपूर्ण स्वर में ज्योत्सना से पूछा, अब कनपट्टी कैसी है तुम्हारी? मेरी क्या? ज्योत्सना उलझनपूर्ण स्वर में बोली। कनपट्टी? सुनील ने अपनी बाईं कनपट्टी को छुआ। कल रात जब तुम मेरे यहाँ आई थी तो तुम्हारी बाईं कनपट्टी पर मैंने नील का निशान बना देखा था। ज्योत्सना ने उत्तर नहीं दिया। बैठो, सुनील बोला। ज्योत्सना सोफे पर बैठ गई। मैं जरा एक फोन कर लूं? सुनील बोला। वह कमरे के एक कोने में एक मेज पर पड़े टेलीफोन के पास पहुंचा। उसने सपना का नंबर डायल किया। लाइन मिलने पर उसने कमल से बात करने की इच्छा व्यक्त की। तुरंत कमल लाइन पर आया। मैंने आपके दिए दोनों नंबरों पर फोन किया था, उसे कमल ने बताया, लेकिन आप दोनों जगह नहीं थे। क्या खबर है? जिस युवती के बारे में आप पूछ रहे थे, उसकी जोसेफ को अच्छी तरह से याद है। वह 11:15 बजे के करीब बार में आई थी
और बार बंद होने तक यहाँ ठहरी थी। बार कब बंद होता है? 1 बजे। सुनील ने उसका शुक्रिया अदा किया और फोन रख दिया। फिर वह ज्योत्सना से समीप पहुंचा और उसके बगल में सोफे पर बैठ गया। दर्शन लाल थोड़ा परे रखी कुर्सी पर बैठ गया था। ज्योत्सना, सुनील गंभीर स्वर में बोला, तुम्हारी जानकारी के लिए दीनानाथ का गुमशुदा ब्रीफकेस मैंने खोज निकाला है। ज्योत्सना के मुंह से एक हल्की सी सिसकारी निकली। जानकी देवी ने मुझ पर मेहरबानी करके मुझे तुम्हारे कमरे की तलाशी लेने की इजाजत दे दी थी। समझदार चोर ऐसी चीजें चोरी करने के बाद उन्हें तुरंत नष्ट कर देते हैं। उन्हें तुम्हारी तरह संभाल कर नहीं रख छोड़ते। उसमें और लोगों की भी रिपोर्टें थी। ज्योत्सना धीरे से बोली, इसलिए मैं फैसला नहीं कर पा रही थी कि उन्हें रखूं या नष्ट कर दूं। आई सी, तुम्हारी जानकारी के लिए ब्रीफ केस में मौजूद दीनानाथ की जानकी देवी के लिए तैयार की हुई रिपोर्ट मैंने जानकी देवी को दे दी है। अब तुम्हारी सास वे तमाम बातें जानती है जो तुम नहीं चाहती थी कि उन्हें मालूम हो, और जिनकी चिंता में परसों शाम को दीनानाथ के मेरे पास पहुंचने से पहले तुम मेरे पास पहुंच गई थी। कल अपने पहले पति की अच्छी कहानी सुनाई थी तुमने मुझे। यह कहानी नहीं, हकीकत थी। हकीकत थी भी तो उसमें झूठ की मिलावट काफी तगड़ी थी, और कई बातें तो तुमने जानबूझकर मुझे नहीं बताई थी। मसलन तुमने मुझे नहीं बताया था कि तुम्हारा असली नाम शांता माथुर था। तुमने झूठ बोला था कि तुम्हारे पहले पति का नाम सुधाकर राव था। तुम्हारे पहले पति का नाम मुकुट नारायण था, और मुकुट नारायण और कोई नहीं, बृजभूषण ही था। तुमने मुझे यह नहीं बताया था कि बृजभूषण तुम्हारा मौसेरा भाई नहीं, पहला पति था, और उससे तुम्हारा विधिवत तलाक नहीं हुआ था। कानूनी तौर पर वह आज भी तुम्हारा पति था। वह सजायाफ्ता मुजरिम था। इस बिना पर तुम बड़ी सहूलियत से उससे तलाक हासिल कर सकती थी, लेकिन हकीकतन तुमने ऐसा कभी नहीं किया था। तुमने समझा था कि वह 3 साल के लिए जेल चला गया था और तुमने शहर छोड़ दिया था, इसलिए तुम्हारा उससे पीछा छूट गया था। लेकिन ऐसा पति बड़ी कुत्ती शय होती है। वह इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। इतने सालों बाद भी बृजभूषण ने तुम्हें राजनगर में खोज निकाला। यह मेरा दुर्भाग्य था, वह धीरे से बोली। जब मैं समझ रही थी कि मेरे सिर पर मंडराते दुख के बादल छट चुके थे और मेरे सुख के दिन आ गए थे, तो वह मेरा पहला पति जैसे आसमान से टपक पड़ा। मैंने तो उसे पहचानने तक से इनकार कर दिया, लेकिन वह बोला कि वह कानूनी तौर पर अब भी मेरा पति था और उसके रहते राम कुमार को पति का दर्जा नहीं मिल सकता था। मैं कानूनी तौर पर राम कुमार की बीवी नहीं मानी जा सकती थी, इसलिए मैं राम कुमार की वारिस भी नहीं मानी जा सकती थी। यानी कि 50 लाख रुपए की जो रकम राम कुमार को अपने पिता की वसीयत के अनुसार अलग से मिली थी और उसकी पत्नी होने के नाते जिस पर सिर्फ मेरा हक था, वह मेरे पहले पति के कहीं से आग टपकने की वजह से मुझे हासिल नहीं हो सकती थी। यानी कि मैं जहाँ से चली थी वहीं वापस धकेली जा सकती थी। गरीबी और अभाव मुझे एक राक्षस की तरह मुंह फाड़े अपने सामने खड़े दिखाई देने लगे। यानी कि तुम्हारी पिछली जिंदगी के बारे में तुम्हारे पति के मुंह खोलने की देर थी कि तुम्हारा सर्वनाश हो जाता। हाँ, यह मौसेरे भाई वाला स्टंट किसके दिमाग की उपज थी? मेरे। पीछा तो वह मेरा छोड़ नहीं रहा था। अपने घर में उसके बारे में कुछ तो मुझे बताना ही था, इसलिए मैंने नया नाम और नया रिश्ता गढ़ लिया। मैंने कह दिया कि उसका नाम बृजभूषण था और वह मेरा मौसेरा भाई था। उसके काम धाम के बारे में पूछे जाने पर मैंने यह सहूलियत का काम बता दिया कि वह स्टेज एक्टर था और यहाँ फिल्मों में अपना भाग्य आजमाने आया था। मैं खुद अभिनेत्री रह चुकी थी, इसलिए वह बात खप गई। उसने अपनी खामोशी की कीमत क्या मांगी थी? 25 लाख रुपए, यानी कि राम कुमार की छोड़ी 50 लाख की रकम में से आधा हिस्सा। हाँ, यानी कि अपने सिर पर दौलत की छत्र छाया को बरकरार रखने के लिए अपने पहले पति की ब्लैकमेलिंग के आगे झुकना पड़ा। अगर तुम्हें दौलत का लालच न होता तो वह तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर सकता था। उसकी ब्लैकमेलिंग के आगे झुकने की यही इकलौती वजह नहीं थी। और क्या वजह थी? और वजह थी किरण कुमार। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। बृजभूषण जब पहली बार कोठी पर आया था तो यह बात उससे भी छुपी नहीं रही थी। एक तो वह किरण कुमार को मेरी असलियत बताकर
मुझे उसकी निगाहों में गिरा सकता था। दूसरे, मेरा पति वह अभी भी था। जब तक वह मुझे तलाक न दे देता, मैं किरण कुमार से शादी नहीं कर सकती थी। 25 लाख के बदले में उसने न केवल अपनी जुबान बंद रखने का वादा किया था, बल्कि मुझे विधिवत तलाक दे देने का भी वादा किया था। फिर उसके कत्ल की नौबत कैसे आ गई? किसके कत्ल की? तुम्हारे पहले पति की। तुम अखबार में पढ़ ही चुकी हो कि बृजभूषण से सौदा हो चुका था, तो तुमने उसका कत्ल क्यों कर डाला? मैंने? हाँ, तुमने। क्या तुम इस बात से इनकार करती हो कि कल रात तुम बृजभूषण से मिलने उसके होटल के कमरे में गई थी? वहां तुम्हारा उससे लड़ाई झगड़ा भी हुआ था और उसी लड़ाई झगड़े की रसीद वह नील का निशान था जो कल मैंने तुम्हारी कनपट्टी पर बना देखा था। मैं कल रात बृजभूषण से मिलने जरूर गई थी, लेकिन मैंने उसका कत्ल नहीं किया। तुम वहां गई क्यों थी? बृजभूषण ने मुझे बुलाया था। जिस ठाट बाट से वह राजनगर में रह रहा था, उसके लिए पैसा भी वह मुझसे हासिल करता था। हाल ही में उसने फिर मुझसे 10,000 रुपए की मांग की थी, जो कि मैं पूरी नहीं कर सकी थी। उसी बात को लेकर मेरी उससे तकरार हो गई थी और वह मुझ पर हाथ उठा बैठा था। इसी बात से गुस्सा खाकर बाद में तुमने उसका कत्ल कर दिया? नहीं, मैंने उसका कत्ल नहीं किया। मैं तो उसे होटल के कमरे में सही सलामत छोड़कर आई थी। लेकिन बाद में तुमने उसे फोन पर नहीं बुलाया था? नहीं, झूठ मत बोलो। तुमने उसका कत्ल किया है। तुम उससे मार खाकर अपमान में जलती हुई उस वक्त तो होटल से बाहर निकल आई थी, लेकिन बाद में तुमने उसे फिर फोन किया था और उसे इंपीरियल होटल से 1 मील दूर उस उजाड़ सड़क पर आने के लिए कहा था, जहां उसकी कार बाद में खड़ी पाई गई थी। तुम्हें मालूम था कि होटल में बृजभूषण अपनी कार कहां खड़ी करता था। तुम किसी प्रकार उसकी कार का पिछला दरवाजा खोलने में कामयाब हो गई थी और बृजभूषण के वहां आने से पहले कार में अगली और पिछली सीट के बीच की जगह में छुपकर बैठ गई। बृजभूषण को शायद तुमसे किसी तरह की शरारत का अंदेशा था, इसलिए वह अपनी रिवॉल्वर साथ लेकर आया। वह आकर कार में सवार हुआ और मुलाकात के लिए निर्धारित स्थान की तरफ बढ़ा। तुम पीछे से उठी। अपनी रिवॉल्वर निकालकर तुमने उसकी कनपट्टी के साथ सटाई और उसकी रिवॉल्वर अपने अधिकार में कर ली। फिर उसकी रिवॉल्वर से तुमने उसकी हत्या की। रिवॉल्वर वहीं फेंकी और चुपचाप वहां से खिसक गई। अपने आप को नियंत्रित करने के लिए तुम सपना के बार में गई और वहां बार बंद होने तक विस्की पीती रही। उसके बाद तुम मेरे फ्लैट पर आ गई। झूठ, वह चिल्लाई। यह सब झूठ है और तुम्हें दीनानाथ का कातिल साबित करना तो और भी आसान है। सुनील उसके चिल्लाने की तरफ ध्यान दिए बिना कहता रहा। ऐन हत्या के समय तुम उसके ऑफिस वाली इमारत में देखी गई थी। फर के कॉलर वाला चमड़े का काले रंग का कोट मैंने तुम्हारे पास खुद देखा है। और फिर तुम्हारे खिलाफ सबसे बड़ा सबूत यह है कि दीनानाथ का उसके ऑफिस से चोरी गया ब्रीफकेस इस वक्त भी तुम्हारी कोठी में तुम्हारे कमरे में मौजूद है। उस ब्रीफकेस में मौजूद कागजात की खातिर ही तुमने दीनानाथ की हत्या की। नहीं, जुबानी इनकार करना आसान है, लेकिन अदालत में जब तुम पर केस चलेगा तो तुम अपने गुनाहों से इनकार नहीं कर सकोगी। ज्योत्सना, तुम्हें फांसी मिलेगी, फांसी। एकाएक ज्योत्सना के जबड़े कस गए। जिस सोफे पर वह बैठी थी उसने उसकी गद्दी के साथ सुनील के सामने फैलाया तो सुनील ने देखा कि वह उसमें एक रिवॉल्वर थामे हुई थी। वही रिवॉल्वर जो पिछली रात सुनील ने उसके हैंडबैग में देखी थी। सुनील ने बिजली की फुर्ती से उसके रिवॉल्वर वाले हाथ पर हाथ मारा। ज्योत्सना के मुंह से एक हल्की सी चीख निकली। रिवॉल्वर पर उसकी पकड़ अभी ठीक से मजबूत नहीं हो सकी थी, इसलिए वह उसके हाथ से छिटकी और उनसे 4-5 फुट परे जा गिरी। रिवॉल्वर फर्श पर फिसली और फिर उसी कुर्सी के एक पांव के साथ टकराकर स्थिर हो गई जिस पर दर्शन लाल बैठा हुआ था। दर्शन लाल ने झुककर रिवॉल्वर उठा ली। उसने उलझनपूर्ण भाव से पहले ज्योत्सना की तरफ और फिर सुनील की तरफ देखा। वह मुंह से कुछ न बोला। ज्योत्सना, सुनील बोला, तुम्हारे इस एक्शन ने और भी साबित कर दिया है कि तुम गुनहगार हो, इसलिए अब कोई बात छिपाने से क्या फायदा। ज्योत्सना खामोश रही। कम से कम इतना तो बता दो कि तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ कि दीनानाथ किन्हीं कागजात की तस्वीरें बनवाने मेरे पास आने वाला था।
उसने फोन पर माजी से बात की थी और पैरेलल टेलीफोन पर उन दोनों का वार्तालाप मैंने भी सुन लिया था। वह वार्तालाप सुनने के बाद तुम दौड़ी दौड़ी मेरे पास चली आई, इस उम्मीद में कि मैं तुम्हें बता दूंगा कि दीनानाथ के कागजात में क्या था। हाँ, लेकिन तुमसे ऐसी कोई उम्मीद करना मेरी नादानी साबित हुई। मैंने तुम्हें राय दी थी कि इस बारे में तुम सीधे दीनानाथ से बात करो। हाँ, पहले तुम्हारी राय पर अमल करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन बाद में मैं दीनानाथ के ऑफिस में गई थी डिनर के बाद, तब जब पुलिस को दिए अपने बयान के अनुसार तुम ताजा हवा खाने निकली थी। हाँ, मैजेस्टिक सर्कल कितने बजे पहुंची थी तुम? 9 बजे। अपनी रिवॉल्वर उस वक्त भी तुम्हारे पास थी? नहीं। आगे? मैंने दीनानाथ के ऑफिस का दरवाजा बंद पाया था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी थी, लेकिन भीतर से कोई जवाब न मिला। मैंने दरवाजे को धक्का दिया तो उसे भीतर से खुला पाया। मैंने भीतर कदम रखा तो देखा ज्योत्सना चुप हो गई। उसके शरीर ने झुरझुरी ली। क्या देखा तुमने? सुनील ने तीव्र स्वर में पूछा। मैंने देखा कि ऑफिस के फर्श पर दीनानाथ की लाश पड़ी थी। पहले तो मेरी समझ में ही नहीं आया था कि वह मरा पड़ा था। उसका नाम लेकर उसे पुकारती हुई मैं उसके समीप पहुंची थी तो मुझे खून ही खून दिखाई देने लगा था। लाश के पास रिवॉल्वर भी कुछ टाइप किए हुए कागजात पड़े देखे थे। उन पर एक सरसरी निगाह डालते ही मैं समझ गई कि वह वही रिपोर्ट थी जो दीनानाथ मांझी को देने वाला था। फिर मेरी निगाह फाइलिंग कैबिनेट पर पड़ी। मैंने देखा वह खुली हुई थी। मैंने देखा बीच के दराज में आई से लेकर पी तक के नामों वाले क्लाइंटों की फाइलें थी। मेरे पास जे की फाइलों में जानकी देवी के केस से संबंधित कागजात टटोलने का वक्त नहीं था, क्योंकि वहां लाश के पास ज्यादा देर ठहरने के ख्याल से ही मेरा दम निकला जा रहा था। पास ही एक ब्रीफकेस पड़ा था। मैंने उसे खोला और उसमें मेज पर पड़े कागजात और फाइलिंग कैबिनेट के बीच के दराज में मौजूद तमाम कागजात भर लिए और वहां से भाग निकली। तुमने दीनानाथ की जेबें भी टटोली थी? नहीं। फिर दर्शन लाल कब पहुंचा तुम्हारे पास? ज्योत्सना ने एक आशंकित निगाह दर्शन लाल पर डाली और फिर धीरे से बोली, यह खुद नहीं आया था। इसने मुझे फोन करके मिलने के लिए बुलाया था। कब? अगली ही सुबह। तुम इससे मिलने गई थी? हाँ। फिर? इसने मुझे कहा कि यह जानता था कि मेरा असली नाम शांता माथुर था और मेरा अपने पहले पति से कभी तलाक नहीं हुआ था, यानी कि कानूनी तौर पर न मैं राम कुमार की बीवी थी और न उसकी वारिस। यह बोला कि एक मुनासिब रकम के बदले में यह अपना मुंह बंद रखने को तैयार था। क्या थी वह मुनासिब रकम? विरासत में मुझे जो दौलत हासिल हो उसका 1/3 भाग। तब तक सुनील ने जानबूझकर दर्शन लाल की ओर निगाह नहीं उठाई थी। अब उसने दर्शन लाल की तरफ देखा। दर्शन लाल ने बड़ी निडरता से उसकी निगाह से निगाह मिलाई। तुम्हें ज्योत्सना की असलियत कैसे मालूम हुई थी? सुनील ने पूछा। कैसी असलियत? यही कि वास्तव में वह शांता माथुर थी और अभी कानूनी तौर से अपने पहले पति की ही पत्नी थी। कौन कहता है? मुझे ऐसी कोई बात मालूम थी। ज्योत्सना कहती है। इसके कहने से क्या होता है? इसका कहा क्या कोई पत्थर की लकीर है? दीनानाथ ने तुम्हें शर्तिया कुछ नहीं बताया था? सुनील उसकी बात की ओर ध्यान दिए बोला। तुमने खुद कहा था कि ऐसी बातों के बारे में दीनानाथ तुम्हें कुछ नहीं बताता था। इस बात का एक ही मतलब हो सकता है कि या तो तुमने टाइप की हुई रिपोर्ट देखी थी या वे असली कागजात देखे थे जिनके दीनानाथ ने मुझसे नेगेटिव बनवाए थे, और या दोनों ही चीजें देखी थी। उन्हीं कागजात से हासिल हुई जानकारी की वजह से तुमने अगली सुबह ज्योत्सना को टेलीफोन किया और उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। तुम पागल हो गए हो। मैंने उसे कोई टेलीफोन नहीं किया। और ये मत भूलो, दीनानाथ के कागजात इसने चुराए थे, मैंने नहीं। दर्शन लाल, यह बात तुम्हें इसलिए मालूम है क्योंकि तुमने ज्योत्सना को वे कागजात ऑफिस से चुराते अपनी आंखों से देखा था। गलत। परसों रात अभी तुम दीनानाथ का कत्ल करके हटे ही थे कि ज्योत्सना वहां पहुंच गई थी। ऑफिस के दरवाजे पर पड़ी दस्तक की आवाज सुनकर तुम फौरन पिछले कमरे में चले गए थे। अच्छा हुआ कि ज्योत्सना दरवाजे पर दस्तक देने के बाद भीतर दाखिल हुई। वह सीधे तुम्हारे सिर पर आ खड़ी होती तो तुम्हें उसका भी खून कर देना पड़ता।
कहानी अच्छी कर लेते हो दोस्त, दर्शन लाल एक जमाही लेता हुआ बोला। यह कहानी नहीं, हकीकत है। अब मैं खूब समझ गया हूँ कि परसों रात दीनानाथ के ऑफिस में क्या हुआ था। क्या हुआ था? याद करो। परसों रात को पुलिस इंस्पेक्टर प्रभुदयाल ने यह धारणा व्यक्त की थी कि हत्यारा वहां गया था। उसने अपनी रिवॉल्वर से दीनानाथ को कवर कर लिया था और उससे जानकी देवी वाली रिपोर्टों की मांग की थी। लेकिन दीनानाथ इतनी आसानी से वे रिपोर्ट किसी के हवाले कर देने वाला नहीं था। इसलिए उसने धीरे धीरे मेज का दराज खोलकर उसमें से अपनी रिवॉल्वर निकाल लेने की कोशिश की थी। लेकिन उसकी यह हरकत हत्यारे से छिपी नहीं रही थी। उसने अपनी रिवॉल्वर से दीनानाथ को धमकाकर उसकी रिवॉल्वर अपने काबू में कर ली थी और फिर उसकी रिवॉल्वर से ही उसने दीनानाथ का खून कर दिया था। मुझे याद है, उस इंस्पेक्टर ने ऐसी संभावना व्यक्त की थी। फिर अगर हकीकत में ऐसा हुआ होता तो मेज का दराज मेज में से बाहर निकलकर फर्श पर न गिरा पड़ा होता और उसके भीतर का सामान उसके आसपास न बिखरा पड़ा होता। दराज की यह हालत साफ जाहिर करती है कि वह एक झटके के साथ बाहर खींचा गया था, न कि चुपचाप धीरे धीरे एक एक इंच करके बाहर सरकाया गया था, जैसा कि समझा जा रहा है कि दीनानाथ ने किया था। दीनानाथ ऐसा मूर्ख नहीं था कि अपने सामने तनी रिवॉल्वर की मौजूदगी में अपनी रिवॉल्वर निकालने की नीयत से दराज को ऐसा झटका देकर खोलता कि वह नीचे जा गिरता और हत्यारे को भी खबर हुए बिना न रहती कि वह क्या कर रहा था। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं यह कहना चाहता हूँ कि वह दराज दीनानाथ ने नहीं, तुमने खींचा था। तुमने खुद कबूल किया था कि तुम्हें मालूम था कि दीनानाथ अपनी रिवॉल्वर अपनी मेज के पहले दराज में रखता था। दर्शन लाल, मेरे ख्याल से हकीकतन हुआ यह था कि तुम दीनानाथ की फाइलिंग कैबिनेट को डुप्लीकेट चाबी द्वारा या किसी और तरीके से खोलने में कामयाब हो गए थे। दीनानाथ उस कैबिनेट के बारे में तुम पर भरोसा नहीं करता था, इसलिए तुम हमेशा ही इस सूंघ में रहते थे कि वह उसमें किस प्रकार की रिपोर्ट रखता था। जानकी देवी वाली रिपोर्ट में तुम्हारी खास दिलचस्पी थी क्योंकि वह दीनानाथ की डिटेक्टिव एजेंसी का सबसे बड़ा केस था। परसों रात दीनानाथ जब अपने क्लाइंट के साथ कहीं चला गया तो तुमने फाइलिंग कैबिनेट को खोल लिया और भीतर से जानकी देवी के केस से संबंधित रिपोर्ट निकाल ली। तुम दीनानाथ की मेज के पीछे उसकी कुर्सी पर बैठे वह रिपोर्ट पढ़ रहे थे कि एकाएक दीनानाथ वहां वापस आ गया था। हालांकि तुम्हें उसके इतनी जल्दी लौट आने की कतई उम्मीद नहीं थी। तुम रंगे हाथों पकड़े गए थे। क्रोध से पागल होकर दीनानाथ तुम पर झपटा। तुमने एक झटके से मेज का दराज बाहर खींचकर उसमें पड़ी रिवॉल्वर पर काबू पाना चाहा, लेकिन दराज अपने तमाम साजो सामान सहित मेज से निकलकर नीचे जा गिरा। तभी दीनानाथ ने तुम पर प्रहार किया। तुम कुर्सी समेत पीछे उलट गए और रद्दी कागजों वाली बेत की टोकरी पर जाकर गिरे, जो कि पिचककर टूट गई। लेकिन तभी दराज से निकलकर बाहर गिरी दीनानाथ की रिवॉल्वर तुम्हारे हाथ लग गई और तुमने उस रिवॉल्वर से दीनानाथ को शूट कर दिया। दर्शन लाल कुछ न बोला। उसी वक्त सुनील आगे बढ़ा। ज्योत्सना वहां पहुंच गई। उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो तुम झपट कर पिछले कमरे में जा छुपे। रिवॉल्वर उस वक्त भी तुम्हारे हाथ में थी, इसलिए ज्योत्सना को दीनानाथ की लाश के पास रिवॉल्वर दिखाई नहीं दी थी, जबकि बाद में वह वहां पड़ी हर किसी ने देखी थी। जैसा कि मैंने पहले कहा कि उस दस्तक की वजह से ज्योत्सना की जान बच गई। अगर वह बिना दस्तक दिए दरवाजा खोलती और एकदम तुम्हारे सिर पर आ खड़ी होती तो तुम्हें अपनी करतूत पर पर्दा बनाए रखने के लिए एक खून और करना पड़ता। ज्योत्सना ने तुम्हारी आंखों के सामने मेज पर तुम्हारे द्वारा छोड़ी जानकी देवी वाली रिपोर्ट और खुली फाइलिंग कैबिनेट के बीच वाले दराज में मौजूद तमाम कागजात दीनानाथ के ब्रीफकेस में बंद किए और उन्हें लेकर वहां से रवाना हो गई और तुम उसे रोक न सके। लेकिन ज्योत्सना को असली कागजात की खबर नहीं थी, जो कि दीनानाथ के कोट की भीतरी जेब में मौजूद थे। ज्योत्सना के जाने के बाद जब तुमने दीनानाथ की तलाशी ली तो कागजात तुम्हारे हाथ लग गए। तुमने उन कागजात को कहीं छुपा दिया। फिर तुमने रिवॉल्वर पर से अपनी उंगलियों के निशान पोंछकर उसे दीनानाथ की लाश के समीप
फर्श पर रख दिया, पुलिस को फोन किया और पुलिस के आगमन के इंतजार में वहीं बैठ गए। कहो कि मैं गलत कह रहा हूँ? जैसा कि मैंने पहले कहा, दर्शन लाल ने फिर जमाई ली। कहानी अच्छी है लेकिन मास्टरपीस नहीं। मास्टरपीस यह तब होती जब तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत भी होता। मेरे पास सबूत भी है, सुनील बोला, लेकिन वह सबूत मैं तुम्हारे सामने नहीं, पुलिस के सामने पेश करूंगा। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। और सुनील अपने स्थान से उठा। जो रिवॉल्वर दर्शन लाल अभी तक लापरवाही से अपने हाथ में थामे हुआ था, वह एकाएक उसने सुनील की तरफ तान दी। खबरदार, वह कर्कश स्वर में बोला। सुनील ठिठका। वापस बैठो, उसने आदेश दिया। सुनील वापस बैठ गया। मेरे खिलाफ क्या सबूत है तुम्हारे पास? दर्शन लाल ने पूछा। परसों रात किसी वक्त, सुनील बोला, मेरी और तुम्हारी बरसातियां बदल गई थी। मैं तुम्हारी बरसाती ले आया था और मेरे वाली बरसाती तुम्हारे साथ चली गई थी। लेकिन कल तुम्हारे द्वारा यह बताए जाने से पहले मुझे यह मालूम नहीं था कि मैं तुम्हारी बरसाती ले गया था। परसों रात अपने फ्लैट पर पहुंचकर जब मैं बरसाती को अलमारी में टांगने लगा तो मुझे बरसाती के पिछले हिस्से पर एक काला धब्बा दिखाई दिया था। वह काला धब्बा इतना पक्का था कि मैंने उसे रगड़कर मिटाने की कोशिश की थी तो वह मिटा नहीं था। मेरी बरसाती एकदम नई थी, वह मैंने उसी शाम को खरीदी थी। इसलिए मुझे अपनी लापरवाही पर गुस्सा आ रहा था कि मैंने इतनी जल्दी अपनी नई बरसाती पर एक न मिटने वाला काला धब्बा लगा लिया था। लेकिन कल जब तुमने मुझे बताया कि वास्तव में वह बरसाती तुम्हारी थी, तो मैंने जब अपने फ्लैट पर वापस आकर बड़ी गौर से उस काले धब्बे का मुआयना किया तो मेरी समझ में यह भी आ गया कि वह धब्बा किस चीज़ का था और कैसे बना था। कैसे बना था? वह धब्बा कार्बन पेपर की स्याही का था। प्यारे लाल, याद करो, घटनास्थल पर जो पिचकी हुई बेंत की टोकरी पड़ी थी, उसके भीतर से रद्दी कागजात के साथ साथ कुछ कार्बन पेपर भी बाहर बिखरे थे। वह टोकरी तुम्हारे उस पर जा गिरने की वजह से पिचकी थी और तभी उसमें पड़े कार्बन पेपरों की रगड़ तुम्हारी बरसाती के पृष्ठ भाग में लग गई थी और वहां एक काला धब्बा बन गया था। आई सी। लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आया कि तुम दीनानाथ के ऑफिस में उसके एकाएक तुम्हारे सिर पर आ धमकने के समय बरसाती पहनकर क्यों बैठे हुए थे? क्योंकि बरसात की वजह से वातावरण ठंडा हो गया था और मुझे ठंड लगने लगी थी। मैं तुम्हारे जैसा नौजवान आदमी नहीं और मुझे जोड़ों के दर्द की शिकायत भी है। और फिर कुछ ही देर में मैं वहां से जाने ही वाला था और उस वक्त बाहर बारिश हो रही थी। यूं समझ लो कि बरसाती मैंने जरा एडवांस में पहन ली थी। ओह, मेरे खिलाफ कोई और सबूत? दर्शन लाल उसे घूरता हुआ बोला। तुमने कहा था कि परसों रात बारिश में भीगते हुए जिस वक्त तुम अपने ऑफिस वाली इमारत की लॉबी की शरण में पहुंचे थे, तो उसी वक्त फर के कॉलर वाले चमड़े के काले कोट वाली उस युवती को सीढ़ियां उतरते तुमने भी देखा था, जिसके बारे में चार्टर्ड अकाउंटेंट CL चोपड़ा ने पुलिस को बताया था। दर्शन लाल, तुमने झूठ बोला था। वास्तव में उस युवती को तुमने लॉबी में नहीं देखा था। यह बात तुमने केवल यह साबित करने के लिए कह दी थी कि अगर उस युवती ने हत्या की थी तो तुम हत्या के बाद वहां पहुंचे थे, क्योंकि युवती तुम्हारे सामने वहां से गई थी। तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने उसे लॉबी में नहीं देखा था? क्योंकि मैं यह जानता हूं कि तुमने बरसात में कदम नहीं रखा था। तुम मामूली सा भी नहीं भीगे थे। कैसे जानते हो? तुम्हारी बरसाती की वजह से। मैं जिसे गलती से अपने घर ले गया था, वह बरसाती एकदम सूखी थी। उसे बारिश की एक बूंद छू तक नहीं गई थी। बारिश 9 बजे शुरू हुई थी और दर्शन लाल, उस वक्त भी तुम इमारत के भीतर थे और बाद में जब तुम प्रभु दयाल के साथ इमारत से बाहर निकले थे, उस वक्त तक बारिश थम चुकी थी। बारिश में तुमने कभी भी कदम नहीं रखा था। तुम 9 बजे से पहले से उस इमारत में कहीं छुपे बैठे थे। दीनानाथ के वहां से जाने के बाद तुम अपने ऑफिस में आ घुसे थे और पुलिस के आगमन तक वहीं थे। कहो कि मैं झूठ कह रहा हूँ? तुम कहते हो कि दीनानाथ की जेब से असली कागजात का लिफाफा मैंने निकाला था। दर्शन लाल बोला। लेकिन पुलिस ने तुम्हारे सामने मेरी भरपूर तलाशी ली थी। लिफाफा मेरे पास से बरामद नहीं हुआ था। वह कोई बड़ी बात नहीं।
ऐसे बेवकूफ़ तुम नहीं हो कि उस लिफाफे को पुलिस के आने के बाद तक भी तुम अपने पास रखे रहते। या तो तुमने उसे अपने ऑफिस से बाहर लेकिन इमारत में ही कहीं छुपा दिया था, और या फिर तुमने उस लिफाफे पर अपना नाम और घर का पता लिखकर उसे डाक में डाल दिया था। मैंने तुम्हारी इमारत की लॉबी में लेटर बॉक्स देखा था। चिट्ठी डालने के लिए तुम्हें इमारत से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी। बहुत समझदार हो तुम। वैसे कौन सा काम किया था तुमने, पहला या दूसरा? दूसरा। मैंने लिफाफे को लेटर बॉक्स में डाला था। बहरहाल उस लिफाफे को ठिकाने लगाना भी उन कामों में से एक था जिन्हें करने में मसरूफ रहने की वजह से तुम्हें पुलिस को फ़ोन करने में देर हुई थी। और कौन सा काम करना था मुझे? तुमने अपने उन दादा लोगों को फ़ोन करके उन्हें आवश्यक निर्देश देने थे, जिनमें से एक ने ब्लास्ट के ऑफिस में अर्जुन पर आक्रमण करके वहां से फिल्में उड़ाई थी, जिन्होंने रीता खोसला के घर की तलाशी ली थी और बाद में उसके घर पहुंचने पर उस पर आक्रमण करके उसका हैंडबैग छीना था। दर्शन लाल खामोश रहा। वे नेगेटिव जो दीनानाथ की खातिर मैंने बनाए थे तुम्हारे हाथ आने जरूरी थे। सुनील आगे बढ़ा, क्योंकि ज्योत्सना को तुम तभी ब्लैकमेल कर सकते थे जबकि उनमें निहित जानकारी आम न होने पाती। अगर ज्योत्सना की असलियत सभी जान जाती तो तुम इसकी पोल खोल देने की धमकी देकर इसे ब्लैकमेल कैसे कर पाते? दीनानाथ तुम्हारी टेलीफोन कॉल के जवाब में जब ऑफिस पहुंचा था तो शायद उसने खुद ही तुम्हें बताया था कि नेगेटिव क्योंकि अभी सूखे नहीं थे इसलिए वह उन्हें ला नहीं सका था। इसलिए उसका कत्ल करने के बाद वे नेगेटिव हथियाने के लिए जब तुमने अपने बदमाशों को निर्देश दिए तो उन्हें पहले ही यह भी बता दिया कि अगर नेगेटिव ब्लास्ट के डार्क रूम में न हो तो वे रीता खोसला को भी टटोले। रीता खोसला दीनानाथ की रिपोर्टें टाइप करती थी और वह और दीनानाथ एक ही इमारत में रहते थे। यह बात तुमको मालूम थी। तुमने इस संभावना को भी नज़रअंदाज न किया कि शायद दीनानाथ ने वे नेगेटिव घर ले जाने के लिए रीता खोसला को कह दिया हो। नेगेटिवों के बारे में दीनानाथ ने वापस आकर कुछ नहीं बताया था मुझे। बाद में असली कागजात के लिफाफे के साथ जब मुझे उसकी जेब में नेगेटिव नहीं मिले थे तो मैं समझ गया था कि नेगेटिव उसके ब्लास्ट के ऑफिस से रवाना होने तक तैयार नहीं हो सके थे और वे अभी वहीं थे। तुमने उन बदमाशों को यहीं से टेलीफोन किया था, पुलिस को टेलीफोन करने से पहले? और कब करता और कहां से करता? पुलिस ने बहुत समीप से आना था। एक बार उनके आनन फानन यहाँ पहुंच जाने के बाद तो मुझे कुछ भी करने का मौका नहीं मिलना था। इंतजाम तो तुमने खूब किया, लेकिन तुम्हारी किस्मत की नेगेटिव फिर भी तुम्हारे हाथ नहीं लगे। हाँ, इस मामले में चूक हो गई मुझसे। दीनानाथ ने तुम्हें जानकी देवी वाली रिपोर्ट पढ़ते रंगे हाथों पकड़ा था। हाँ, कमबख्त प्रेत की तरह एकाएक मेरे सिर पर आ खड़ा हुआ और लगा मुझ पर लाल पीला होने। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि उस वक्त हमारे बीच पड़े कागजात हम दोनों की जिंदगियां संवार सकते थे। एक ही झटके में हम रईस बन सकते थे। कागजात की 20-25 लाख रुपए कीमत बटोर लेना हमारे लिए मामूली बात थी, लेकिन उस पर तो ईमानदारी का भूत सवार था। वह मुझे कोसता हुआ मुझ पर झपट पड़ा। मैंने उसका काम तमाम कर दिया। लखपति बनने का अनायास ही अपने हाथ आ गया। वह सुनहरा मौका मैं किसी कीमत पर नहीं चूकने वाला था। दीनानाथ के फ्लैट पर जिस आदमी ने मुझ पर गोली चलाई थी वह भी तुम्हारा ही कोई आदमी था। वह मैं खुद था। मुझे अफसोस है कि उस रात मेरा निशाना चूक गया, वरना बात यहाँ तक बढ़ती ही नहीं। दीनानाथ के फ्लैट में क्यों घुसे थे तुम? यही टटोलने के लिए कि कहीं वह अपने फ्लैट में भी तो जानकी देवी के केस से संबंधित कोई नोट्स वगैरह नहीं रखे बैठा था, क्योंकि जैसा कि तुमने अभी कहा, ब्लैकमेलिंग के अपने मिशन के कामयाब होने के लिए मेरा यह तसल्ली कर लेना निहायत ज़रूरी था कि ज्योत्सना की असलियत की जानकारी किसी और को न हो पाती। और तुम्हारे फ्लैट पर मेरी मौजूदगी में तुम पर गोली किसने चलाई थी? तुम बताओ, तुम तो सब कुछ जानते हो। बृजभूषण ने। तुम्हें खत्म करने की कोशिश बृजभूषण ने की थी, सुनील बोला। फिर वह ज्योत्सना की तरफ घूमा। तुमने बृजभूषण को यह बात बताई थी कि दर्शन लाल तुम्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था? हाँ, ज्योत्सना धीरे से बोली। क्यों? क्योंकि वह बृजभूषण भी तो असल में गुंडा ही था।
दर्शन लाल से मैं नहीं निपट सकती थी, लेकिन मेरे ख्याल से बृजभूषण निपट सकता था। मैंने सोचा था कि बदमाश से बदमाश ही अच्छी तरह निपट सकता था। आई सी। और फिर जो दौलत मेरे हाथ आने वाली थी, उस पर बृजभूषण तो पहले से ही घात लगाए बैठा था। दर्शन लाल की सूरत में पैदा हो गया एक और हिस्सेदार उसे क्यों कर गवारा होता। उसने तो बेहिचक दर्शन लाल का कत्ल कर देने का फैसला कर लिया था। लेकिन कच्चा खिलाड़ी निकला वो। दर्शन लाल विष भरे स्वर में बोला, कामयाब न हो सका। लेकिन तुम कामयाब हो गए, सुनील बोला। बृजभूषण का कत्ल करना मेरे लिए निहायत जरूरी था। मुझे कत्ल करने की अपनी कोशिश में एक बार नाकामयाब होकर वह चैन से नहीं बैठने वाला था। वह फिर कोशिश करता, फिर नाकामयाब रहता तो फिर कोशिश करता। उसकी करतूत की रिपोर्ट करने मैं पुलिस के पास तो जा नहीं सकता था। मेरे पास इसके सिवाय और कोई चारा नहीं था कि इससे पहले कि वह मेरा खून कर देता, मैं उसका खून कर देता। क्या किया तुमने? काम मामूली था। मैंने उसे फोन किया और समझाया कि वह क्यों खामखा मेरा खून करता था। माल इतना ज्यादा था कि हम दोनों का पेट भर सकता था। मैंने उसे यहाँ तक कहा कि अगर वह मुझसे न उलझे तो मैं कम हिस्सा कबूल करने को तैयार था। वह मेरे झांसे में आ गया। इसी विषय में और बातचीत करने के लिए मैंने उसे उस इलाके में बुलाया जहां उसकी लाश पाई गई थी और स्वयं पहले ही उसकी कार के पिछले हिस्से में छुपकर बैठ गया। वह आकर कार में सवार हुआ और उस इलाके में पहुंचा। रात को वह सड़क सुनसान रहती है, इसलिए मैंने उसे वहां बुलाया था। वहां मैंने उसकी कनपट्टी से रिवॉल्वर सटा दी और उसे कार रोकने को कहा। उसने कार रोकी। फिर मैंने उसी की रिवॉल्वर उससे छीनकर उसे शूट कर दिया। कत्ल के मामले में अपनी रिवॉल्वर इस्तेमाल करने से बड़ा परहेज करते हो उस्ताद जी। दर्शन लाल के होठों पर एक विद्रूपपूर्ण मुस्कुराहट आई। कैसी अजीब बात है, सुनील बोला, कि इंस्पेक्टर प्रभु दयाल ने जब शुरू में दीनानाथ का हत्यारा होने का संदेह तुम पर किया था तो तुम्हारी हिमायत मैंने की थी। मैंने कहा था कि तुम हत्यारे नहीं हो सकते थे, और अब तुम ही मुझे हत्यारा साबित कर रहे हो। मैं कबूल करता हूँ कि तुम बहुत चालाक आदमी हो दर्शन लाल। तुम्हारी चालाकी का सबसे बड़ा सबूत यह था कि दीनानाथ के हत्यारा का पता लगाने के लिए न केवल तुमने कमर कस लेने की घोषणा की, बल्कि इस काम में तुमने मेरी भी मदद मांगी। ऐसा क्यों किया मैंने? अब मैं जानता हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया था। तब नहीं जानता था। एक तो तुमने मुझे अपनी तरफ से गुमराह करने के लिए ऐसा किया, दूसरे मुझसे गठजोड़ बनाए रखने पर तुम्हें यह भी मालूम होता रहता कि इस बारे में मैं क्या कर रहा था और पुलिस क्या कर रही थी। राइट। तुमने मुझे ब्रीफ केस के बारे में भी हिंट दिया था। तुमने खास तौर से यह बात मुझे सुझाई थी कि मुझे जानकी देवी की कोठी में परिवार के हर सदस्य के कमरे को टटोलना चाहिए था। तुमने दावा किया था कि ब्रीफकेस वहीं से बरामद होगा। ऐसा दावा तुम इसलिए कर सकते थे क्योंकि तुम्हें मालूम था कि ब्रीफकेस ज्योत्सना ले गई थी। तुम चाहते थे कि ब्रीफकेस ज्योत्सना के पास से बरामद हो ताकि हत्यारी इसे समझा जाए और तुम अपने आप को और ज्यादा सुरक्षित महसूस कर सको। चिंता मत करो, हत्यारी अब भी इसे ही समझा जाएगा, दीनानाथ की भी और बृजभूषण की भी। बृजभूषण की हत्यारी तो इसे नहीं समझा जाएगा। इसने बृजभूषण की हत्या नहीं की, यह बात तो निर्विवाद रूप से सिद्ध कर सकता हूँ। कैसे? इस बात का गवाह पुलिस के पास है कि बृजभूषण 11:20 तक सही सलामत था, क्योंकि उस वक्त वह होटल से बाहर जाते देखा गया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार उसकी हत्या 11 और 12 के बीच में हुई थी, लेकिन 11:15 बजे से रात 1 बजे तक यह सपना के बार में मौजूद थी, इसलिए यह हत्यारी हो ही नहीं सकती। न सही, दर्शन लाल लापरवाही से बोला। अब इसे किसने पूछना है और इसने किसे बताना है कि यह हत्यारी है या नहीं? क्या मतलब? मतलब यह है कि मैं इसे और तुम्हें भी अभी शूट करने जा रहा हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकते, सुनील बोला और एकाएक अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ। दर्शन लाल अब तक बड़े ढीले ढाले ढंग से अपने हाथ में ज्योत्सना की रिवॉल्वर थामे बैठा हुआ था। सुनील को उठते देखकर उसने रिवॉल्वर सुनील की तरफ तान दी और उठता हुआ बोला, खबरदार, आगे न बढ़ना। बढ़ूंगा तो तुम क्या करोगे?
मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। गोली तो मैं नहीं भी पड़ूंगा तो तुम मुझे जरूर मारोगे। समझदार आदमी हो और हौसलामंद भी। क्या मतलब? यह रिवॉल्वर मैं अभी तुम्हारे हाथ से यूं छीन लूंगा, जैसे बच्चे के हाथ से लॉलीपॉप छीन लेते हैं। अच्छा, जरा कोशिश करके देखो तो। यह लो। और सुनील एकदम उसके रिवॉल्वर वाले हाथ पर झपटा। तब तक जो कुछ हुआ था वह सुनील की अपेक्षा के अनुसार ही हुआ था, लेकिन आगे जो कुछ हुआ वह सर्वदा अप्रत्याशित था। बालकनी का उस क्षण तक बंद दरवाजा भड़ाक से खुला और हाथ में रिवॉल्वर लिए इंस्पेक्टर प्रभु दयाल ने भीतर कदम रखा। सुनील इंस्पेक्टर प्रभु दयाल को भूला नहीं था। वह यह भी नहीं भूला था कि उसको मिला 15 मिनट का समय समाप्त हो चुका था। वह किसी भी क्षण पुलिस के वहां आगमन की अपेक्षा कर रहा था, लेकिन बालकनी के दरवाजे की तरफ से नहीं। दर्शन लाल ने आतंकित भाव से अपने ओर बढ़ते प्रभु दयाल को देखा। उसने बिजली की फुर्ती से सुनील की तरफ तनी रिवॉल्वर का रुख प्रभु दयाल की तरफ किया और रिवॉल्वर का घोड़ा खींचा। ऐन उसी समय प्रभु दयाल ने अपनी रिवॉल्वर का घोड़ा खींचा। दर्शन लाल के हाथ में थमी रिवॉल्वर एक हल्की सी खट की आवाज करके रह गई। प्रभु दयाल के रिवॉल्वर से निकली गोली दर्शन लाल की जांघ में लगी। उसका इरादा अपराधी को केवल घायल करके निष्क्रिय बनाना था, इसलिए उसने जानबूझकर रिवॉल्वर का रुख नीचे को रखकर गोली चलाई थी। दर्शन लाल के मुंह से एक चीख निकली। वह त्योरा कर उसी कुर्सी पर गिरा जिस पर से वह अभी उठा था, और कुर्सी समेत नीचे फर्श पर उलट गया। उसके हाथ में थमी रिवॉल्वर छिटक कर परे जा गिरी। दर्शन लाल ने गिरे गिरे एक कलाबाजी खाई। वह जब सीधा हुआ तो उसके हाथ में उसकी अपनी रिवॉल्वर प्रकट हो चुकी थी। खबरदार! प्रभु दयाल चेतावनी भरे स्वर में चिल्लाया, लेकिन दर्शन लाल पर चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ। उसने अपनी रिवॉल्वर वाला हाथ अभी प्रभु दयाल की दिशा में सीधा किया ही था कि प्रभु दयाल ने फिर गोली चला दी। इस बार गोली दर्शन लाल के माथे में लगी। गोली उसके रिवॉल्वर से भी निकली थी, लेकिन वह प्रभु दयाल के सिर के बहुत ऊपर छत के एक कोने में जाकर टकराई थी। दर्शन लाल का काम तमाम हो गया। कमरे में एकाएक मरघट का सा सन्नाटा छा गया। तभी कमरे का गलियारे की तरफ वाला दरवाजा खुला और भीतर कई पुलिसिये घुस आए। सबसे आगे सब इंस्पेक्टर बंसल था। आते ही वह सारा माजरा समझ गया। उसने पलंग पर से एक चादर खींची और उसे दर्शन लाल की लाश के ऊपर डाल दिया। प्रभु दयाल ने आगे बढ़कर दर्शन लाल के हाथ से बारी बारी निकली दोनों रिवॉल्वरें उठा ली। फिर उसने ज्योत्सना और सुनील को बाहर निकलने का संकेत किया। तीनों आगे पीछे चलते हुए गलियारे में आ गए। गलियारे में बहुत लोग इकट्ठे हो चुके थे। प्रभु दयाल उनकी ओर ध्यान दिए बिना सुनील और ज्योत्सना को बगल के कमरे में ले आया। सुनील ने देखा वह कमरा एक तरह से साउंड रिकॉर्डिंग का स्टूडियो बना पड़ा था। रिकॉर्डिंग मशीन के सामने एक पुलिसिया कानों पर हेडफोन चढ़ाए बैठा था। उस मशीन से कुछ तारें बाहर बालकनी पर जाती दिखाई दे रही थी, और बिना देखे भी सुनील समझ रहा था कि आगे वे जरूर ज्योत्सना वाले कमरे की बालकनी में गई थी, जहां की जरूर माइक्रोफोन छुपाकर रखे गए थे। सुनील को समझते देर नहीं लगी कि उसके पुलिस हेडक्वार्टर से विदा होते ही प्रभु दयाल वहां पहुंच गया था। जितना समय सुनील ने दर्शन लाल को लेकर वहां पहुंचने में लगाया था, उतने में प्रभु दयाल ने बगल के कमरे में होने वाली मामूली से मामूली आवाज को वहां सुन लेने का और रिकॉर्ड कर लेने का इंतजाम कर लिया था। प्रभु दयाल जैसे सुयोग्य पुलिस अधिकारी से ऐसी दक्षता और मुस्तैदी की उम्मीद सुनील को पहले ही होनी चाहिए थी। तुम सब कुछ सुन रहे थे? सुनील ने निरर्थक सा प्रश्न किया। प्रभु दयाल ने उसके सवाल की ओर ध्यान नहीं दिया। उसने कहर भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा और बोला, क्या समझते हो तुम अपने आप को? क्या कर दिया मैंने? सुनील बौखलाकर बोला। उसके रिवॉल्वर पर क्यों चपट पड़े थे तुम? मैं ऐन मौके पर ना आ गया होता तो अभी तक तुम्हारी सारी होशियारी निकल चुकी होती। वह तो शुक्र मनाओ कि रिवॉल्वर जाम हो गई थी और गोली चली नहीं थी, वरना वह रिवॉल्वर खाली थी। क्या? जो रिवॉल्वर दर्शन लाल पहले मेरी तरफ ताने हुआ था वह खाली थी। प्रभु दयाल को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। रिवॉल्वर वह अभी भी अपने हाथ में थामे हुआ था। उसने उसे खोलकर भीतर झांका। फिर उसके चेहरे पर नरमी के भाव आए। तुम्हें पहले से ही मालूम था
कि रिवॉल्वर खाली थी? उसने पूछा। हाँ, सुनील बोला। कैसे मालूम था? यह रिवॉल्वर ज्योत्सना की है। कल रात यह मेरे फ्लैट में आई थी तो मैंने यह रिवॉल्वर उसके हैंडबैग में देखी थी। मुझे डर था यह कहीं रिवॉल्वर का कोई गलत इस्तेमाल न कर बैठे, इसलिए मैंने इसकी गोलियां निकाल ली थी। तुम्हें? प्रभुदयाल ज्योत्सना की तरफ घूमा। मालूम था कि रिवॉल्वर में गोलियां नहीं थी? नहीं, ज्योत्सना बोली। जब तुम बेगुनाह थी तो तुमने अभी थोड़ी देर पहले दूसरे कमरे में सुनील की तरफ रिवॉल्वर क्यों तानी थी? मुझे सुनील ने ऐसा करने के लिए कहा था, ज्योत्सना बोली। कब कहा था? प्रभुदयाल हैरानी से कभी उसे और कभी सुनील को देखता हुआ बोला। यहाँ आने से पहले इसने मुझे टेलीफोन किया था, ज्योत्सना बोली। तभी कहा था? क्या कहा था इसने? फोन पर इसने मुझे बताया था कि पुलिस मुझे तलाश कर रही थी और यह मुझे मेरी सफाई का मौका देने के लिए यहाँ आ रहा था। इसने मुझे कहा था कि हो सकता था कि यह मुझ पर दबाव डाले या मुझे हत्यारी साबित करने की कोशिश करे, लेकिन मैंने हर हाल में वही कहना था जो सच था। फिर इसने मुझे कहा था कि मैं अपनी रिवॉल्वर अपने हैंडबैग से निकालकर किसी ऐसे स्थान पर छिपा लूं जहां से वह फौरन मेरे हाथ लग सके। इसने मुझे कहा था कि मुझ पर दीनानाथ की हत्या का इल्जाम लगाने के बाद जो ही इसके मुंह से फांसी शब्द निकलता, मैंने फौरन रिवॉल्वर निकालनी थी और इसकी ओर तान देनी थी। पल्ले मेरे कुछ भी नहीं पड़ा था, लेकिन क्योंकि मुझे सुनील पर पूरा भरोसा था, इसलिए इसने जो कहा मैंने आंखें मूंद कर करना स्वीकार कर लिया। इस स्टंट का मतलब? प्रभुदयाल ने सुनील से पूछा। मतलब साफ है, मुझे मालूम था कि हत्यारा दर्शन लाल के अलावा और कोई नहीं हो सकता था, लेकिन उसके खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं था। जो छोटे मोटे सबूत मैंने जोश खरोश के साथ उसके सामने पेश किए थे, उनके दम पर अदालत में उसका अपराध सिद्ध कर पाना असंभव था। मेरी निगाह में उसको फांसने का एक ही तरीका था कि वह अपने मुंह से अपना अपराध कबूल करता। इसी के लिए मैंने यह सारा ड्रामा रचा। लेकिन रिवॉल्वर? वही बताने जा रहा हूँ, हौसला रखो। मुझे मालूम था कि दर्शन लाल के पास अपनी रिवॉल्वर थी। मुझे यह भी मालूम था कि वह 2 खून कर चुका था। अगर वह अपने आप को फंसता महसूस करता तो फौरन अपनी रिवॉल्वर निकाल लेता और मेरा और ज्योत्सना का भी खून कर देने से हरगिज ना हिचकता। इसी वजह से मेरे लिए ऐसा इंतजाम करना जरूरी था कि हमारे खून करने से पहले जब वह अपना मुंह फाड़ना शुरू करता तो उसके हाथ में उसकी अपनी रिवॉल्वर न होती। तुमने जबरन उसके सिर पर खाली रिवॉल्वर थोपी? हाँ, जब मैंने ज्योत्सना के रिवॉल्वर वाले हाथ पर हाथ मारा था तो मैंने इस बात का खास ख्याल रखा था कि रिवॉल्वर इसके हाथ से छिटक कर दर्शन लाल के पास जाकर गिरती, ताकि उसे उठा लेने में उसे कोई असुविधा न होती। इससे पहले मैंने इतने जोशो खरोश के साथ ज्योत्सना को हत्यारी साबित करने की कोशिश की थी। दर्शन लाल चक्कर में आए बिना नहीं रह सका था। फिर ज्योत्सना का एकाएक रिवॉल्वर निकालकर मुझ पर तान देना तो उसकी निगाह में ऐसा था जैसा ज्योत्सना खुद अपनी गुनाह कबूल कर रही हो। मुझे खुशी है कि ड्रामा इतना अच्छा हुआ कि दर्शन लाल फंस गया, लेकिन फिर भी वह अपनी रिवॉल्वर निकाल सकता था। ज्योत्सना के रिवॉल्वर हाथ में आ जाने के बाद नहीं निकाल सकता था। प्रभु, वह 2 खून कर चुका था और दोनों बार खून उसने हद प्राण के ही रिवॉल्वर से किए थे। इसलिए इस बार भी उससे यह उम्मीद की जा सकती थी कि ज्योत्सना का और बाद में मेरा भी खून वह ज्योत्सना की ही रिवॉल्वर से करता। फिर भी तुमने बहुत रिस्क लिया। दर्शन लाल कितनी ही देर ज्योत्सना वाली रिवॉल्वर थामे रहा था। वह उसे कभी भी खोलकर चेक कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं था। अगर किया होता तो जो होता देखा जाता तो यह होता कि मुझे यहाँ दर्शन लाल की जगह तुम्हारी लाश उठवानी पड़ती। छोड़ो, जो हुआ है वो सामने है, जो नहीं हुआ उसका क्या जिक्र करना। सुनील ने अपनी जेब से अपना मिनिएचर टेप रिकॉर्डर निकाला और बोला, यह नखरा तो मैंने खामखा किया। तुम तो इससे कहीं बेहतर इंतजाम किए बैठे हो। यहाँ पूरा रिकॉर्डिंग स्टूडियो जमा रखा है तुमने। बगल के कमरे में हुई हर बात रिकॉर्ड की है तुमने। एक एक शब्द, साथ साथ सब कुछ सुना भी था। बगल की बालकनी में कैसे पहुंच गए थे तुम? क्या मुश्किल काम था? दोनों कमरों की बालकनियों में
मुश्किल से 2 फुट का फासला है। जो ही मैंने सुना कि तुम दर्शन लाल पर झपट कर आत्महत्या करने जा रहे थे, मैं बगुले की तरह वहां पहुंच गया। बहरहाल जो हुआ अच्छा ही हुआ, सुनील पटाक्षेप करने के अंदाज में बोला। प्रभुदयाल खामोश हो गया। दीनानाथ की लड़की राजनगर पहुंच गई थी। बाद में उसने बताया कि उसे टेलीग्राम मंगलवार दोपहर को मिली थी, लेकिन रात से पहले राजनगर को गाड़ी नहीं आती थी। फिर वह गाड़ी 6 घंटे लेट थी। उसी शाम को दीनानाथ का दाह संस्कार हुआ। दाह संस्कार में अग्रवाल परिवार भी मौजूद था। जानकी देवी ने स्वेच्छा से दीनानाथ की लड़की को 25,000 रुपए दिए। आखिर उन्हीं के काम के चक्कर में दीनानाथ की जान गई थी। उसने भविष्य में भी दीनानाथ की लड़की की आर्थिक सहायता करते रहने का वादा किया। जिन 2 बदमाशों ने रीता खोसला और अर्जुन पर आक्रमण किया था और सुनील के फ्लैट में उस पर भी हाथ डालने की कोशिश की थी, पुलिस ने उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि अब वह कोई छोटा मोटा चोरी चकारी का केस नहीं रहा था, बल्कि वह डबल मर्डर का केस था और उन पर हत्यारे का सहयोगी होने का खतरनाक अपराध बन सकता था, तो वे टूट गए। उन्होंने सब कुछ बक दिया। उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने जो कुछ किया था दर्शन लाल के कहने पर किया था। बृजभूषण उर्फ मुकुट नारायण की मौत के बाद ज्योत्सना आजाद हो गई। किरण कुमार ने बिना इस बात की परवाह किए कि उसकी मां उसे तमाम जमीन जायदाद से बेदखल कर देगी, कोर्ट में चुपचाप ज्योत्सना से शादी कर ली। शादी के तुरंत बाद उन्होंने स्वेच्छा से मुगल बाग वाली कोठी छोड़ जानी चाहिए थी, लेकिन जानकी देवी ने उन्हें ऐसा न करने दिया। फिर जानकी देवी ने देव कुमार का शाम के बाद भी अग्रवाल इंडस्ट्रीज के ऑफिस में जाना बंद करा दिया। उसने कहा कि चाहे कारखाना बंद हो जाए, लेकिन जनरल शिफ्ट की समाप्ति के बाद वह घर दिखाई दिया करे। जानकी देवी के उस छोटे से आदेश से मोहिनी को तो जैसे स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। उस रोज एक लंबे अरसे के बाद पहली बार देव कुमार और मोहिनी एक साथ कोठी से बाहर निकले। इन सुखद परिवर्तनों से हर कोई प्रसन्न था, लेकिन हर कोई हैरान भी था कि ऐसा हो कैसे पाया। यह बात कभी जाहिर न हो सकी कि जानकी देवी की जिंदगी के प्रति दृष्टिकोण में जो इनकलाबी परिवर्तन आया था, उसके पीछे सुनील का हाथ था। तो यह था सुनील सीरीज का एक मजेदार उपन्यास। ऐसे ही मजेदार उपन्यास के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह उपन्यास आपको कैसा लगा। धन्यवाद।